नमो नमो मित्रों। महाकवि दिनकर की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जो अक्सर लोगों को बोलते कहते सुना जा सकता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का नाश उसके नज़दीक आता है ना, तो सबसे पहले उसका विवेक कार्य करना बंद कर देता है। वह सही और गलत में अंतर करना बंद कर देता है और ऐसे कदम उठाता है जो उसके लिए आत्मघाती होते हैं। जो उसके हित में नहीं होते, वे सारे कदम उसको प्रिय लगने लगते हैं और जो उसके हित में होते हैं, वो सारे कदम उसको अप्रिय लगने लगते हैं और उसी तरह से उसकी बुद्धि कार्य करती है और उसी तरह का चयन वो करने लगता है। वो अपने शत्रुओं में अपना मित्र और अपने मित्रों में अपना शत्रु ढूँढने लगता है। वो अपने कातिलों को अपना संरक्षक बना लेता है और अपने संरक्षक को अपना कातिल मान करके उनका कत्ल करने के लिए तलवार हाथ में लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे का संदर्भ क्या है? तो इसके पीछे का संदर्भ बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे का संदर्भ एक बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी, हमारे पूर्वी भारत के का पड़ोस में एक देश, जिसके निर्माण में भारत ने अपने नौनिहालों को गँवाया। जिसका निर्माण नहीं हो सकता था यदि भारत ने अपनी सेनाएँ नहीं उपलब्ध कराई होती। जिसका निर्माण नहीं हो सकता यदि भारत ने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई होती। जिसका निर्माण नहीं हो सकता था यदि भारत ने महाशक्तियों के सामने सीना तान करके खड़े होकर के आँख में आँख डाल करके उनके यह नहीं कहा होता कि बांग्लादेश में हम मज़लूम के ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं सहेंगे और यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें। बांग्लादेश का निर्माण नहीं हो सकता था यदि मुक्ति वाहिनी को भारत ने शस्त्र उपलब्ध नहीं कराए होते। बांग्लादेश का निर्माण नहीं हो सकता था यदि मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को भारत ने ट्रेनिंग नहीं दी होती। बांग्लादेश का निर्माण नहीं हो सकता था यदि भारत के पैराट्रूपर्स पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में हवाई हमला करके वहाँ की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त नहीं कर दिए होते। बांग्लादेश का निर्माण नहीं हो सकता था यदि लेफ्टिनेंट जनरल जे अरोड़ा ने अपने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने घुटने पर बैठने को मजबूर नहीं कर दिया होता। यदि ऐसा कुछ नहीं किया गया होता तो बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ होता। आज बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान होता और पश्चिमी पाकिस्तानी उनको वही काले बांग्लादेशी कहते और उनके किसी भी हक और हुकूक को उसी तरह नहीं देते जिस तरह के बलूचिस्तान के रहने वाले बलूचों को किसी भी तरह का हक और हुकूक पाकिस्तान की सरकार में नहीं प्राप्त है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में नहीं प्राप्त है। उसके संसाधनों का दोहन होता, उसकी ज़मीन का दोहन होता, वहाँ से सब कुछ ले लिया जाता। सिर्फ़ पाकिस्तान के पंजाबी मूल के जो वहाँ के अधिसंख्य के जो वहाँ के शासक वर्ग है जिसको, उसके लाभ के लिए पूरे पाकिस्तान का दोहन हो रहा है जिस तरह से, उसी तरह से पूर्वी पाकिस्तान का भी दोहन होता। बांग्लादेश को शुक्रिया करना चाहिए, बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए भारत का कि भारत ने अपने सैनिकों को खो करके बांग्लादेश के लिए स्वतंत्रता अर्जित की। लेकिन बांग्लादेश तो नमक हराम निकला। बांग्लादेश ने भारत को धन्यवाद देने की तो छोड़िए, बांग्लादेश भारत के खिलाफ चाले चलने में लगा हुआ है। बांग्लादेश भारत से दुश्मनी के चक्कर में वहाँ रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनकी ज़मीनें छीन रहा है, उनके उनकी बहू-बेटियों की इज़्ज़तें लूट रहा है, उनके दुकान, उनकी फैक्ट्रियों में तोड़-फोड़ कर रहा है, उन्हें कन्वर्ट करा रहा है, उन्हें मार रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ रहा है, उनके देवस्थलों को अपवित्र कर रहा है और वे सारे कार्य कर रहा है जिससे उसके ईगो को तुष्टि मिले। वह अपनी वो संवेदनहीन हो गया है बांग्लादेश। और बड़े मज़े की बात ये है कि जिस पश्चिमी पाकिस्तान से विलग हुआ था वह और अपने ऊपर से जैसे साँप केचुल निकाल के नहीं फेंकता, जिस तरह से पूरी पाकिस्तान का चोला उसने निकाल कर के फेंक दिया था और बांग्लादेश के रूप में नए आवरण को, नए वस्त्र को धारण किया था। आज वो पुनः उसी अपने सड़े-गले पुराने चोले को ढूँढ करके ले आकर के अपने शरीर पर फेविक्विक लगा कर के चिपका देने के लिए तत्पर बांग्लादेश दिख रहा है। और अभी कुछ दिनों की ये घटना है कि एक सूचना आई कि चीनी जहाज़ में पाकिस्तान से भर-भर के हथियार बांग्लादेश पहुँचाए गए। इसलिए ये सब के सब हथियार जाएँगे जिहादियों के पास। ये सब के सब जाएँगे उन उग्रवादियों के और आतंकवादियों के पास जिनका एकमात्र उद्देश्य होगा बांग्लादेश में कत्लो-गारत करना, बांग्लादेश में आतंक मचाना, उत्पात मचाना। एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियाँ वहाँ पे बढ़ रही हैं और भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यदि बांग्लादेश को ज़रा-सी भी अक्ल होती,
तो 16 दिसंबर को शायद वो अपना कोर्स करेक्शन करने की सोचता। यदि उसे अपने इतिहास का बोध होता, तो वो 10 मिनट के लिए बैठता और सोचता कि वह क्यों बना था और कहाँ उसे जाना था और वो कहाँ जा रहा है। लेकिन नहीं, उस पे तो फितूर सा सवार है पूर्वी पाकिस्तान बन जाने का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बार जो सोहरावर्दी पार्क जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, उसमें एक कस्टमरी परेड हुआ करती थी विजय दिवस के उपलक्ष्य में, वो इस बार नहीं हुई। ऐसा होता था कि 16 दिसंबर के दिन भारत की सरकार बांग्लादेश की सरकार को शुभकामनाएँ भेजती और बांग्लादेश की सरकार भारत की सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करती। एक बार तो कई बार तो ऐसा होता था कि भारत और बांग्लादेश की सेनाएँ संयुक्त रूप से सोहरावर्दी पार्क में परेड किया करती थी। एक दूसरे के जो उस समय के जो मुक्ति वाहिनी का जो संग्राम था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, उसमें जो बांग्लादेश की आज़ादी में प्रतिभाग करने वाले सैनिकों को परस्पर एक दूसरे की सेनाएँ सम्मानित किया करती थी। उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता था, एक मैत्री का वातावरण होता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट हुआ यह कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने वीर सैनिकों को, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपनी जान गँवाई थी, अपने प्राण का न्यौछावर किया था, अदम्य शौर्य का परिचय दिया था और न सिर्फ बांग्लादेश का निर्माण कराया था बल्कि भारतीय सीमा की भी रक्षा की थी। उन सैनिकों के सम्मान में जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्वीट किया, तो उस ट्वीट को लेकर के बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बुरा-भला कहना शुरू किया और इसे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप तक घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इससे भारत और बांग्लादेश की जो का भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है, इस पे बुरा असर पड़ेगा। क्या बुरा असर पड़ेगा? खाक बुरा असर पड़ेगा? कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तुम लोग फिर से अभी तुम लोग अपना सर ऊँचा किए ही थे। तुम लोग आगे बढ़ना शुरू ही किए थे। फिर से तुम लोग अपने विनाश के दलदल में जाने के लिए तत्पर हो और विनाश में ही जा कर के प्राप्त होगे, उसे प्राप्त करोगे। लेकिन भारत से दुश्मनी के चलते तुम अपने दुश्मन से गले लगोगे, या कुछ मुझे अटपटा-सा लगता है। इसमें मुझे 2 पंक्तियाँ सूझ रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें करनी है मुझसे दुश्मनी तो शौक से कर लो, पर ऐसी भी क्या मजबूरी कि कातिल के गले लग लो। बांग्लादेश के निवासियों, या आपके लिए मेरा संदेश है कि ज़रा धैर्यपूर्वक सोचो कि करना क्या चाहते हो, प्राप्त क्या करना चाहते हो? क्या इससे तुम्हारा भवितव्य अच्छा होगा? क्या तुम्हारा भविष्य जो आज कर रहे हो उससे अच्छा बनेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो आप कर रहे हो उसका दुष्परिणाम जो भी होगा वो तुम पर ही पड़ना है। भारत पर उसका कोई असर, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। भारत चूँकि पड़ोसी है, तो आपके यहाँ अगर अच्छा होगा तो भी भारत को उसका असर पड़ता है, आपके यहाँ बुरा होगा तो भी भारत पर उसका असर पड़ता है। लेकिन चूँकि भारत इतना विशाल देश है कि भारत उसको सहन कर सकता है। भारत रास्ते निकाल सकता है उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए। लेकिन तुम्हें सोचना होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। क्या जो 1971 में तुमको आज़ादी मिली थी, बड़ी जल्दी ही उसको खो दोगे, या आज़ादी को दूर तक ले जाओगे? सोचना पड़ेगा तुमको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।